बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। आप सभी को पता है कि इस चैप्टर के ऊपर मैंने काफी पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया था और बीच में सेकंड पार्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया था, लेकिन क्या है कि कुछ दिक्कतों की वजह से मेरे को दोबारा से इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा है। वैसे मैंने लाइव सेशन में इस चैप्टर को समझाया था, है ना? और उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी, इस वजह से वो क्लास अच्छे से हो नहीं पाई थी। तो इस वजह से मैं पार्ट 2 को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोबारा से डाल रहा हूँ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और सारे टॉपिक को समझेंगे, है ना? इस चैप्टर के ऊपर एनिमेटेड वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो एनिमेशन के माध्यम से जो हमने आपको टॉपिक समझाया है, उसको भी आप लोग ज़रूर समझें, ठीक है जी? तो अब इसकी बात करें तो सारे टॉपिक्स आपके जो है वो हो रखे हैं, यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, है ना? वर्क हार्ड, पुनर्जागरण, ये सारे टॉपिक हमने कर लिया था, ठीक है? ये देखिए, इटली के नगरों का पुनरुत्थान, है ना? विश्वविद्यालय और मानवतावाद, ये सारे टॉपिक हमने पार्ट 1 में समझ रखा है। विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, 1-2 टॉपिक अभी मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, थोड़े टफ है, समझ में नहीं आता जल्दी बच्चों को, है ना? तो कुछ चीज़ें आपको रटना भी पड़ेगा भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ। 1-2 टॉपिक, स्टार्टिंग के 1-2 टॉपिक ही है, जो ऐसे जहाँ पे नाम आपको थोड़े से टफ देखने को मिलेंगे, है ना? नाम ऐसे जो कि मतलब बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है, तो भाई ऐसे नाम को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा? चीज़ों को लिख कर देखना होगा, ठीक है? जो टफ नाम होते हैं, जो कठिन नाम होते हैं, उनको याद करने का ये तरीका होता है कि आप उसको बार-बार लिख कर देखें, माइंड में उसको रिकॉल करते रहें, तो नाम आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अभी आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेगा। तो देखो, इस टॉपिक में हम क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले आप ये समझिए कि इस टॉपिक में हम समझने क्या वाले हैं? विज्ञान और दर्शन, है ना? साइंस और फिलॉसफी के क्षेत्र में, एरिया में जो अरबी लोग हैं, अरबी, ठीक है? अरबी लोगों का क्या योगदान है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं, है ना? अरबियों ने क्या योगदान दिया है? अरबी मतलब समझते हैं जो सीरिया है, सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है ना? इस तरफ, इस साइड के जो पश्चिमी एशिया के ज्यादातर जो देश है, वो अरबी देश कहलाते हैं, ठीक है? अरब कंट्रीज कहलाती है। तो वहां के लोगों का विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में क्या योगदान है, उसको हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं, ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए। देखो, आओ एक एक चीजें मैं आपको रीड करके समझाने वाला हूँ, एक एक नाम आपको बता दूंगा जो भी इस टॉपिक में आपको नाम देखने को मिलेगा, जैसे कि इब्न सीना है, अल रसूद है ना? बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेगा। चलो, तो आओ जरा एक बार इसको हम रीड करते हैं। क्या लिखा है कि पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनान और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, ठीक है जी? हम मध्यकालीन यूरोप की बात करें, है ना? मध्यकालीन यूरोप की बात करें तो वहां पे जो गिरजाघर है, वहां पे जो मठ है, जहां पे भिक्षु वगैरह रहते थे, तो यहाँ के सारे लोग जो यूनानी परंपराएं है ना, यूनानी जो कृतियां है और रोमन की जो कृतियां है, उन सब रोमन साम्राज्य के टाइम पीरियड में जो चीजें रची गई होगी, उसके बारे में सारे लोग जानते थे कहीं ना कहीं। मतलब प्राचीन इतिहास का, प्राचीन कृतियों का इन लोगों को नॉलेज था अपना, है ना? पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था, ठीक है जी? सब मतलब जानते थे कि प्राचीन काल में यूनान और रोम में मतलब बहुत सारी कृतियां रची गई है, बहुत सारी मतलब साइंस विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति प्रगति हुआ है, लेकिन इन लोगों ने इनका प्रचार प्रसार नहीं किया था। मध्यकाल में इसका प्रचार प्रसार देखने को नहीं मिलता है। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू कर दिया। जब क्या होता है, 14वीं शताब्दी में आपको पता है कि यूनान के फेमस विद्वानों के नाम हम लेते हैं तो प्लेटो का नाम आता है, अरस्तु का नाम आता है ना जी? तो इनका जब, इनके ग्रंथों का जब अनुवाद होता है, जो यूरोपीय भाषा है उसमें अनुवाद किया जाता है ना? तो लोग इनके ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है? इनके इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं थे। मतलब इस अनुवाद में जो यूरोप के विद्वान थे, उनका कोई ज्यादा योगदान नहीं था, कहने का मतलब ये, बल्कि वे अरबियों के अनुवादकों के ऋणी थे। मतलब इसका अनुवाद जो किया था, जो प्राचीन ग्रंथ थे, उसका अनुवाद जो किया था वो किन्होंने किया था? अरबी लोगों ने किया था, अरबी विद्वानों ने किया था, है ना? अरबी जो अनुवादक थे, उन्होंने इन ग्रंथों का अनुवाद किया था, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों को संरक्षण और अनुवाद जो है वो सावधानी पूर्वक तरीके से किया था। तो जो ये यूरोपीय ग्रंथ थे, प्राचीन काल के जो ग्रंथ थे, यूनानी ग्रंथ थे खास करके, उसका जो अनुवाद किया था वो अरबी लोगों ने, अरबी जो अनुवादक थे, उन्होंने इसका अनुवाद किया था, है ना? तो इस वजह से यूरोपीय लोग जो है, इनको कहीं ना कहीं ऋणी, मतलब कह सकते हैं कि इनके ऋणी, उधार एक तरीके से कह सकते हो, या फिर इनके ऊपर डिपेंड जो थे, ये अरबियों के ऊपर डिपेंड थे, है ना? देखो आगे क्या लिखा है। अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून कहा जाता था, ठीक है जी? अरबी भाषा में प्लेटो के लिए क्या नाम यूज किया गया है? अफलातून। याद रख रहा है भाई? एमसीक्यू में आ सकता है भाई, एमसीक्यू में आ सकता है।
और एरिस्टोटल को क्या कहा जाता था भाई, अरस्तु कहा जाता था, है ना, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, ठीक है। और अफलातून ये भी अरबी नाम है, अरस्तु जो है ये भी अरबी नाम है। और वैसे अरस्तु को हम किस नाम से जानते हैं, एरिस्टोटल, ठीक है, वास्तविक नाम जो है एरिस्टोटल ही है इसका। और प्लेटो प्लेटो जो है उसको अफलातून, अरबी में क्या कहा जाता है, अफलातून कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा सबको। आगे आओ, देखो अब जरा हम कुछ जो अरबी विद्वान है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि देखो क्या लिखा है, जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, है ना। एक और क्या हो रहा था, जो यूरोपीय विद्वान थे वो यूनानी ग्रंथों का जो अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था, अरबी भाषा में जो अनुवाद किया गया था उसको अध्ययन करने लग रहे थे यूरोपीय विद्वान। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रचार प्रसार भी करने लग रहे थे। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जो यूरोपीय विद्वान है वो अरबी जो विद्वानों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो मतलब कृतियां जो लिखी है उसका वो प्रचार प्रसार भी पूरे यूरोप में करने लग रहे थे, ठीक है। अरे बात समझ में आता है। आगे क्या लिखा है कि ये ग्रंथ प्राकृत विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, ठीक है, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित है। ये जो ग्रंथ जिनका प्रचार प्रसार होने लग रहा था यूरोप में, ये सारे किस पर आधारित थे भाई, प्राकृतिक विज्ञान पे, गणित पे, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान समझते हो ना, अंतरिक्ष की बात होती है। खगोल विज्ञान में किसकी बात होती है, अंतरिक्ष की बात होती है। औषधि विज्ञान में आपको पता है आयुर्वेद की बात होगी, है ना। रसायन विज्ञान में जो रिसर्च होते हैं, केमिकल आधारित रिसर्च जो होते हैं उसके ऊपर आधारित होते हैं, ठीक है। आगे देखो, एक यूरोपीय विद्वान का नाम आ जाता है टॉलमी। टॉलमी के अल्मजेस्ट, ठीक है। देखो अल्मजेस्ट क्या है, टॉलमी ने एक ग्रंथ लिखा था अल्मजेस्ट, ठीक है जी। ग्रंथ का नाम क्या था, टॉलमी के अल्मजेस्ट। ये किस पर आधारित था, ये खगोल शास्त्र पर आधारित था, ठीक है। खगोल शास्त्र समझ गए क्या होता है, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन खगोल शास्त्र कहलाता है। तो खगोल शास्त्र पर आधारित था ये अल्मजेस्ट, है ना। इसकी रचना कब हुई थी, 140 ईसा पूर्व के आसपास यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद हुआ था। देखो ये जो अल्मजेस्ट है ये अरबी भाषा में लिखी नहीं, यूनानी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है जी। किस भाषा में लिखी गई थी, यूनानी भाषा में। बाद में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद होता है, तो जाहिर सी बात है कि अरबी लोग भी इस ग्रंथ को पढ़ सकते थे, है ना। तो इसमें क्या था, जैसे कि आप अल्मजेस्ट का नाम देखेंगे, है ना, अल जो है आपको, आप देखेंगे कि ये अरबी भाषा का शब्द है अल, ठीक है। अल क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, और मजेस्ट जो है कहीं ना कहीं यूनानी भाषा का शब्द है। तो ये नाम क्या इंडिकेट करता है, ये संबंध को इंडिकेट करता है कि प्राचीन काल में भी अरबी लोगों के साथ इनका कहीं ना कहीं रिलेशन था, संबंध था। देखो आगे क्या लिखा है कि अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। जो बात मैंने बताया वही लिखा है यहाँ पे, वही बात आपको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आया सबको समझ में। आगे देखो कुछ नाम और देखने को मिलेगा हमारे को। मुसलमान लेखक जिन्हें इतावली दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, प्राचीन काल के कुछ जो बहुत फेमस विद्वान हुए, लेखक हुए, वो बहुत मतलब पूरे यूरोप में भी फेमस होते थे, वो फेमस माने जाते थे, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, अरबी के हकीम, मतलब अरब के हकीम, जो अरबी एरिया के कोई एक हकीम रहे होंगे, हकीम यानी कि डॉक्टर थे, है ना। मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना की बात हो रही है भाई, ठीक है। एक हकीम, एक दार्शनिक जिनका नाम क्या है, इब्न सीना, ठीक है। कहाँ के थे, बुखारा शहर के थे, ठीक है, बुखारा शहर के थे। और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल अल राजी सम्मिलित है, ठीक है जी। ये काफी ज्यादा फेमस थे भाई, ये इनको कहीं ना कहीं इतावली दुनिया में, यूरोप में भी इनको नेम फेम मिला हुआ था, ठीक है। इब्न सीना जो कि एक हकीम थे, एक दार्शनिक थे, है ना। और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक कौन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक जो है आपका अल राजी, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा फेमस थे यूरोपीय दुनिया में, है ना। आगे कौन नाम देखने को मिलेगा, स्पेन के अरबी दार्शनिक, ठीक है। स्पेन के एक अरबी दार्शनिक है जिनका नाम है इब्न रसूद। इब्न रसूद ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की, ठीक है जी। ये जो एक तरीके से धार्मिक विश्वासों के बीच में जो भी तनाव उस समय बना हुआ था प्राचीन काल में, उसको सुलझाने, प्राचीन काल कह रहा हूं मैं, यहाँ पे डेट दे रखा है लगभग 1126 से
1198, तो ये मध्यकाल का टाइम पीरियड कहीं ना कहीं आ जाता है ना, मध्यकाल। तो मध्यकाल के एक विद्वान हुए, है ना, नाम क्या बताया, इब्न रसूद, है ना, जो धार्मिक विश्वासों के बीच में जो तनाव बना हुआ था उसको कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये कुछ अरबी विद्वानों के नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल गए होंगे, है ना। तो ये सारे नाम भी आपको याद करने हैं, इनके ग्रंथ वगैरह जो नाम बताया मैंने वो सारे याद रख लेना, बस इनफ है। ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, थोड़ा टफ है लेकिन भाई आप लोगों को एक बार दोबारा से सारे पॉइंट्स को देख लेना है, समझ लेना है, लिख के रख लेना है। ठीक है, आगे आ जाओ। कलाकार और यथार्थवाद। देखो, यथार्थवाद का मतलब क्या होता है, यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ का मतलब होता है जो जैसा है आप हूबहू उसको ऐसा ही प्रेजेंट कर दो तो यथार्थ हो जाता है ना। जैसे कि मैं मान लो मैंने कोई इमेज बनाई, है ना, कोई इमेज बना दी और ये इमेज मैंने ऐसी बनाई जैसी ये थी, वो मैंने ऐसी ही बना दी, तो ये क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। ऐसे ही पुनर्जागरण काल में क्या होता है, बहुत सारे लेखक होते हैं या बहुत सारे चित्रकार होते हैं, वास्तुकार होते हैं, जो ऐसे चित्रकार उभर के सामने आते हैं जो ऐसे चित्र बनाते हैं जो हूबहू सामने जो इंसान खड़ा है ना वैसा ही वो चित्र होगा। तो इससे क्या होता है, यथार्थवादी जो विचारधारा है वो उभर के सामने आती है। अरे कुछ टॉपिक समझ में आया आपको, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यथार्थवाद का मतलब है जो चीज जैसा है आपको वैसे ही हूबहू ऐसे ही प्रेजेंट कर देना है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे चित्रकारों के नाम भी देखने को मिलेगा। आओ जरा एक बार रीड करते हैं, और नाम आपको याद करना होगा, टफ नाम है, नाम जल्दी बच्चों को याद होता नहीं है ना। आगे देखो क्या लिखे इस टॉपिक में, लोगों के विचारों को आकार देने में मानवतावादियों की औपचारिक शिक्षा ने ही नहीं, कला, वास्तुकला, ग्रंथों ने प्रभावी भूमिका निभाई। ठीक है जी, मानवतावाद को फैलाने में जो स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती थी उससे ही काम नहीं चला, बल्कि कला के माध्यम से, वास्तुकला के माध्यम से, है ना, ग्रंथों के माध्यम से भी इस चीज को फैलाया गया। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। जो पुराने जो चित्रकार होते थे उनके चित्रों से नए चित्रकारों को प्रेरणा मिली कि वो उनसे बेहतर चित्र बनाए, है ना, जो कुछ एक तरीके से अलग अनुभव दे, है ना। 1900 कह रहा हूं 1416 में दोनातल्लो, ठीक है जी, दोनातल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम कर दी। मतलब कि दोनातल्लो की खासियत क्या थी, दोनातल्लो ऐसी मूर्तियां बनाए जिससे कि ऐसा लगे कि भाई उस मूर्ति में जीवन मौजूद है ना, ऐसा लगेगा कि वो सजीव है। ठीक है, ऐसे मूर्तियां बनाई थी दोनातल्लो ने, नाम याद रहेगा, दोनातल्लो, जिन्होंने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की थी, है ना। सजीव मूर्तियां किसने बनाई थी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनातल्लो का नाम याद रखना है आप लोगों को। नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए, है ना जी। नर कंकाल है उसका अध्ययन करने के लिए बहुत सारे विद्वान कहाँ गए जी, प्रयोगशालाओं में गए और नर कंकाल का अध्ययन किया। ठीक है जी, आयुर्विज्ञान के बारे में और जानकारी जुटाई उन्होंने। इसके अलावा बेल्जियम मूल के एक आंद्रियस वेसेलियस, नाम क्या भाई, आंद्रियस वेसेलियस, जो पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर का चीरफाड़ किया। ठीक है जी, मनुष्य के शरीर का चीरफाड़ सबसे पहले किस व्यक्ति ने शुरू किया था, तो नाम क्या याद रखोगे भाई, आंद्रियस वेसेलियस, वेसेलियस। ठीक है जी, खतरनाक नाम है लेकिन नाम याद रखना पड़ेगा भाई। सूक्ष्म परीक्षण के लिए, मनुष्य के शरीर के सूक्ष्म परीक्षण के लिए सबसे पहले चीरफाड़ इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखो, लेप चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बना दिया। अब क्या होने लगा, मध्य पुनर्जागरण काल के आसपास देखते हैं कि बहुत सारे जो विद्वान है ना, वो तेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेप चित्र बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं, रंगों में तेल को मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे वो चित्र, है ना, एकदम सजीव चित्र लगने लगे। ठीक है, इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिक और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने तावली कला को नया रूप दिया, जिससे बाद में यथार्थवाद कहा गया। ठीक है जी, ये जो चित्र बनाए गए, ये वास्तुकारों ने ऐसी भवनें बनाई, है ना, तो इन्हीं सब चीजों को मिला के विज्ञान, शरीर विज्ञान में रेखा गणित, भौतिक और सौंदर्य की जो एक तरीके से उत्कृष्ट भावना है ना, उसने क्या किया, इतावली संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान की, इतावली कला को एक नई दिशा प्रदान की। इसी को हम यथार्थवाद कह देते हैं। थोड़ा सा लाइन यहाँ पे
यथार्थवाद के बारे में यहाँ पे वैसे जो आपका बुक का लाइन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे समझा रखा है, लेकिन यथार्थवाद का मतलब मैंने बता दिया, जो चीज जैसी है आप उसको ऐसे ही प्रेजेंट कर देते हो तो यथार्थवाद हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब जरा वास्तुकला की बात कर लेते हैं। पुनर्जागरण काल की वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब क्या होता है बच्चे? वास्तुकला में हम बात करते हैं भवन निर्माण करने की कला, है ना। भवन निर्माण कैसे होता था, या फिर कोई धार्मिक इमारत है, ठीक है ना, धार्मिक इमारत है, चर्च है, मस्जिद है, ये सब कैसे बनाए जाते थे, उसके बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। कौन सी शैली को प्रयोग करते थे, है ना, उसके बारे में वास्तुकला में आप समझेंगे। तो वास्तुकला मतलब ही होता है भवन निर्माण करने की कला, कि घरों को कैसे बनाया जाता है या भवनों को कैसे बनाया जाता है ना, निर्माण करने की कला कहीं ना कहीं वो वास्तुकला में आ जाता है। ठीक है, आओ जरा देखते हैं क्या लिखा है कि 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित होने लगे, है ना। 15वीं शताब्दी में क्या होता है कि रोम के जो नगर थे वो सारे फिर से, रोम जो है नगर वो फिर से पुनर्जीवित हो उठता है ना, विकसित होने लग जाता है। पुरातत्विद समझते हैं ना, जो पुरानी जो चीजें है उसका विश्लेषण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उनको हम पुरातत्विद कहते हैं। द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया, है ना। 15वीं शताब्दी के जो अवशेष है वो मिले, भवनों के अवशेष मिले, तो उसके आधार पे हमें बहुत कुछ पता चलता है वहां के भवनों के बारे में, वहां के वास्तुकला के बारे में, है ना। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया। ठीक है जी, इसने क्या किया? वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया। और इस समय हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य कालीन शैली का पुनरुत्थान हो गया था। 15वीं शताब्दी के आसपास क्या होता है कि जो रोमन साम्राज्य में जो वास्तुकला की शैली जो प्रयोग में लाया गया था उसको थोड़ा बहुत बदल देते हैं, और बदल के एक नई वास्तुकला की शैली लेकर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं शास्त्रीय शैली। क्या बोला जाता है बच्चे इसको? शास्त्रीय शैली। ये कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य की जो वास्तुकला की शैली थी उससे मिलती जुलती ही थी, लेकिन उसको थोड़ा सा रूप बदल दिया था उसका, है ना। और उसी को हम शास्त्रीय शैली के नाम से जानते हैं, है ना। पोप, धनी व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविद समझ जाओ, जो घर वगैरह बनाते हैं ना, जो घर वगैरह बनाते हैं उनको वास्तुविद कहते हैं। ठीक है, तो वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया, जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। ठीक है जी, जो पोप थे, धनी लोग थे, अभिजात वर्ग के लोग थे, उन्होंने उन वास्तुविदों को, ठीक है, जैसे राजमिस्त्री होता है वैसे ही ये भी है, वास्तुविद हम बोल रहे हैं, तो इनको नियुक्त किया, उन वास्तुविदों को सेलेक्ट किया जो शास्त्रीय शैली में भवनों को बनाना जानते थे। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे क्या लिखा है? चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित कर दिया। तो यहाँ पे देखो चित्रकारों की भी भूमिका बढ़ी। चित्रकार तो समझते हो, शिल्पकार जो हाथों से चीजों को बना देते हैं, है ना, मतलब छीनी हथौड़ी ले लेंगे और उस पे नक्काशी कर देंगे, डिजाइन बना देंगे, तो शिल्पकार हो जाते हैं। ठीक है, तो चित्रकारों ने और शिल्पकारों ने क्या किया, जो भी अपने लेप चित्र है या उनकी जो बनाई हुई उभरे हुए चित्र है, मूर्तियां है, उससे उन्होंने भवनों को और अट्रैक्टिव बना दिया। गिरजाघरों को, मंदिर या जो भी मस्जिद वगैरह रहे होंगे उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने का काम इन्होंने किया। ठीक है जी, आगे बात सबको समझ में? आगे देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे, है ना। कुछ लोग ऐसे थे जिनमें सारे गुण थे, वो चित्रकार भी थे अच्छे, कुशल चित्रकार मतलब अच्छे चित्र भी बना सकते थे, मूर्तिकार भी थे, अच्छे मूर्तियां भी बना सकते थे, और वास्तुकार थे यानी कि अच्छे भवन भी बना सकते थे, घरों को भी अच्छे तरीके से बना सकते थे। ये सारे गुण पाए जाते थे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम नाम की बात करें, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसमें ये तीनों गुण पाया जाता था? तो माइकल एंजेलो। ठीक है, बस आपने इतना नाम याद रखो, माइकल एंजेलो, है ना। पूरा नाम याद रखोगे बुआ नारोत्ती, है ना, तो नाम याद नहीं रहेगा। माइकल एंजेलो भी आप याद रख ले तो बहुत है, माइकल एंजेलो। ठीक है, तो माइकल एंजेलो थे जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैंपल की भीतरी छत में लेप चित्र दी पाइटा नामक प्रतिमा बनाई थी। ठीक है जी, दी पाइटा नामक जो प्रतिमा है ये आपका सिस्टीन चैंपल की भीतरी छत में बनाया था, एक लेप चित्र बनाया था, है ना। ठीक है, और दी पाइटा नामक प्रतिमा भी बनाई थी इसने। ठीक है, और सेंट पीटर गिरजे के गुबंद का डिजाइन बनाया था। ठीक है, जो सेंट पीटर एक गिरजाघर है, जो चर्च है, उसका जो गुबंद है, गुबंद समझते हो ना, गुबंद क्या होता है? एक मिनट में दिखाता हूं आप लोगों को, यहाँ पे होगा, ये देखो ये गुबंद है ना, ये गुबंद टाइप का है। ठीक है, तो चर्च का नाम क्या बोला है भाई? चर्च का नाम क्या बताया है?
सेंट पीटर गिरजे के जो गुंबद का जो डिजाइन है वो इन्होंने ही बनाया था, है ना। और इस वजह से माइकल एंजेलो जो है वो अमर हो गए, उनका नाम हमेशा याद रखा जाता है इन कामों के लिए, जो कारनामा उन्होंने किया था। ठीक है, दी पाइटा नामक प्रतिमा बनाई थी एक तो, ठीक है। सेंट पीटर गिरजे जो गिरजाघर है उसके गुंबद का डिजाइन भी इन्होंने बनाया था, है ना। रहेगा सबको याद। आगे आ जाओ, एक और नाम आता है आपका वास्तुकार फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, ठीक है, फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। ठीक है जी, ये जो गुंबद है फ्लोरेंस नगर के का एक जो बहुत ही फेमस गुंबद है ना, संरचना के ऊपर ये जो गुंबद बना हुआ है ना, उसका जो ये गुंबद किसने बनाया था? फिलिप्पो ब्रूनेलेसी ने। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, इनका नाम भी याद रखना है। और वे अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने अपना पेशा किस रूप में शुरू किया था? एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया था। ओके, सबको आसान था ये। चलो, प्रथम मुद्रित पुस्तक, बहुत आसान टॉपिक है ये तो। यहाँ से भाई हमारे फ्री के नंबर आते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लेकिन हमें फ्री के नंबर देके जाता है तो भाई फ्री के नंबर हमें लेना है इस टॉपिक से। ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि छापे खाने के आविष्कार का पुनर्जागरण में क्या योगदान रहा, है ना। पुनर्जागरण के फैलाव में छापे खाने का क्या भूमिका रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको सारे पॉइंट्स लिख देने। देखो, तो प्रथम मुद्रित पुस्तक आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है ना। जो पुनर्जागरण काल में जो भी उन्नति प्रगति हुआ, शिक्षा का प्रचार इतनी तेज गति से हुआ, उसमें कहीं ना कहीं छापे खाने का बहुत ज्यादा, मुद्रण प्रौद्योगिकी का बहुत ज्यादा योगदान रहा, है ना। प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी जो विकसित हो गई, उसका बहुत ज्यादा योगदान रहा। और इसका श्रेय यूरोपीय लोग, चीनी और मंगोली लोगों को देते हैं। जो मंगोलिया के जो लोग थे और चाइना के लोग थे, उन्होंने पहले विकसित कर लिया था। सबसे पहले जो प्रिंटिंग जो सिस्टम है, प्रिंटिंग जो आपका टेक्नोलॉजी है, वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? चाइना में और मंगोलिया में शुरू हुआ था भाई। और यहाँ से बहुत सारे जो यूरोप के बहुत सारे व्यापारी थे, है ना, यूरोप के बहुत सारे व्यापारी कहाँ जाते थे? चीन जाते थे व्यापार करने, है ना, या फिर मंगोलिया जा रहे हैं। ठीक है, चीन या मंगोलिया व्यापार करने जाते थे। तो व्यापार के दौरान जो संपर्क बना था, है ना, तो इसके वजह से उन्होंने फिर ये टेक्नोलॉजी अपने यहाँ भी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि भाई ये चाइना और मंगोलिया की देन है भाई, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, है ना। सन 1455 में क्या होता है? जर्मनी मूल का एक व्यक्ति है, जोहानेस गुटेनबर्ग, नाम याद रखना है भाई सबको। जोहानेस गुटेनबर्ग ने पहले छापे खाने का निर्माण किया था भाई। सबसे पहला छापे खाने का निर्माण किसने किया था? जोहानेस गुटेनबर्ग ने 1455 में, है ना। उनकी कार्यशैली में बाइबल की 150 प्रतियां छापी गई थी। 150 बाइबल की जो पुस्तक है वो छापी गई थी पहले काम में। ठीक है, इससे पहले इतने ही समय में केवल जो भिक्षु होते थे, जो बाइबल लिखने का काम करते थे, भिक्षु समझते हो, जो भिक्षा वगैरह मांग के काम चलाते थे, है ना, बाइबल की केवल एक ही प्रति लिख सकता था। मतलब एक ही किताब लिख सकता था इतने टाइम में, जितने टाइम में ये प्रिंटिंग जो मशीन है वो 150 बाइबल को लिख सकता था। ठीक है, अरे बात समझ में? तो इतना ज्यादा स्पीड बढ़ गया। आप देखो मुद्रित पुस्तकों का प्रभाव क्या रहा। जाहिर सी बात है कि मुद्रित जब पुस्तकें छपने लगी तो शिक्षा का प्रसार बहुत तेज गति से होने लग गया। अब छात्रों को सिर्फ टीचर के द्वारा लिखे गए नोट्स पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी, है ना, बल्कि मुद्रित पुस्तकें उनको आसानी से मार्केट में मिल सकती थी, सस्ते दामों पे मिल सकती थी, है ना। देखो क्या लिखा है कि छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हो सकती थी। कोई भी नया विचार है ना, कोई भी नया विचार है तो उसको बहुत तेजी से उसका फैलाव हो सकता था, उसका प्रचार प्रसार किया जा सकता था। ठीक है, इसके अलावा ये विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई 100 पाठकों के पास बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच सकता था, है ना। कोई भी नया विचार उभर के सामने आ रहा है तो एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक पहुंचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता था, बहुत तेज गति से उसका प्रचार प्रसार हो सकता था, है ना। इससे लोगों में पढ़ने की जो आदत है वो बढ़ गई, क्योंकि पुस्तकें आसानी से मिल सकती थी, सस्ते दाम पे मिल सकती थी, तो लोगों में कहीं ना कहीं पढ़ने की आदत जो है, स्टडी की आदत जो है वो बढ़ गई। ठीक है, सबको आया समझ में? आगे आ जाओ। महिलाओं की आकांक्षाएं, यहाँ पे हम पुनर्जागरण काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में बात करने वाले बच्चे। ठीक है, महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें तो देखो बहुत सारे जो अधिकार थे, जैसे नागरिकता संबंधित अधिकार है, व्यक्तिगता संबंधित अधिकार है,
मतलब जो भी महिलाओं को, जो पुरुषों को जो अधिकार मिले हुए थे, ज्यादातर उन अधिकारों से महिलाओं को वंचित रखा जाता था। ठीक है जी। पुरुष प्रधान समाज था, सारे फैसले पुरुष द्वारा लिए जाते थे, है ना। और शिक्षा सिर्फ लड़कों को ही दिया जाता था, पढ़ना लिखना, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि आपको पता है, जैसे अभी भी इंडिया में आप बहुत सारे एरिया में आप देखेंगे तो सोचते हैं कि भाई लड़कियों को पढ़ा के क्या ही मिल जाएगा, है ना। जाना तो उनको ससुराल ही है, काम तो उनको भाई यही करना है, बर्तन मांजना, रोटी पकाना, खाना पकाना, है ना, घर की साफ सफाई करना। तो यही सोच उस समय यूरोपीय लोगों की भी थी। तो इसलिए महिलाओं को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, क्या लिखा है देखो, पुरुष प्रधान समाज था, लड़कों को ही शिक्षा देते थे, जिससे उनके बाद उनके खानदानी पेशा या जीवन की आम जिंदगियों को उठा सके, है ना। पुरुष जो है वो सारी जिम्मेदारी उठा सके, काम धंधों को चला सके। सार्वजनिक जीवन में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ही सीमित थी, और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में ही देखा जाता था कि भाई घर परिवार चलाए बहुत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इनको, है ना। दहेज का प्रबंध ना होने की स्थिति में शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी के जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। अब भिक्षुणी मतलब नन, है ना, सन्यासी बना दिया जाता था, मतलब कि सेंट बन जाती थी एक तरीके से, यूं समझ लो। अगर दहेज का प्रबंध नहीं हो पाया, क्योंकि दहेज मांगते थे भाई, शादी होगा तो लड़की की शादी भी होगी, लड़की भी लेके जाएंगे और दहेज भी लेके जाएंगे लड़की वाले से। अब लड़की के जो पिता है दहेज का जुगाड़ नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि दहेज नहीं होगा तो शादी भी नहीं होगी, तो इस सूरत में महिलाओं को भिक्षुणी बनने के लिए मठों में भेज दिया जाता था। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में सबको? ओके है सबको? देखो, विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को पुरुष अपने पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे, लेकिन महिलाओं को यह हक नहीं था कि पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दे। ठीक है जी, जो भी दहेज मिल रहा है तो पति क्या करता था। अब हमारे गांव में क्या होता है बच्चे, देखो जब शादी होता है ना, शादी, आप बहुत अच्छे अच्छे से इस टॉपिक को रिलेट कर पाएंगे। जब शादी होगा तो जो हमारे गांव के लड़के हैं, कमाते कितना है, कोई 10,000 कमाने लग रहा है, ठीक है, या फिर कोई 12,000 कमाने लग रहा है, 12,000, कोई ज्यादा से ज्यादा 15,000 कमाने लग रहा है, या फिर 20 से ऊपर मेरे हिसाब से कोई ना कमा रहा है। ठीक है, अब ये कमाई है उनकी, 10 से लेके 20,000 के बीच में कमाते हैं। ठीक है, शादी होगी तो दहेज पता है कितना मांगेंगे, 5 लाख रुपए, 5 लाख दो, बाइक दो, ठीक है, बाइक दो, है ना, सोने का चैन दो, ये दो, वो दो, फ्रिज दो, एसी दो, टीवी दो, बहुत सारी चीजें मांगेंगे, है ना। और उस पे किसका हक होता है? लड़की का हक नहीं होता भाई, उसके पति का और उसके ससुराल वालों का पूरा हक हो जाता है। यही चीज तो यहाँ पे भी बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई पुरुष अपने पारिवारिक कारोबार में पूरे पैसे लगा देते थे, जो भी दहेज में मिलता था, है ना। और कोई सलाह भी नहीं दे सकती थी, वो जो महिला है, जो लड़की है, वो सलाह भी नहीं दे पाएगी अपने पति को कि भाई मेरे पैसे को, मेरे घर वालों ने जो पैसे दिया है उसका क्या किया तुमने, कहाँ लगा दिया, सवाल नहीं पूछ सकती थी, हक नहीं था भाई। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो, कारोबारी मैत्री को सुदृढ़, सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत बनाना। ठीक है, मजबूत बनाना किसी चीज को। तो कारोबारी दोस्ताना है, बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए भी लोग क्या करते थे उस समय, दो परिवार आपस में विवाह संबंध स्थापित करता था, ताकि कारोबार उनका अच्छा चल सके, है ना। कारोबारिक मैत्री को भी, दोस्ती को भी मजबूत बनाने के लिए कहीं ना कहीं विवाह संबंध स्थापित किए जाते थे। व्यापारिक परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ अलग थी, व्यापारिक परिवारों में महिलाओं की स्थिति अलग होती थी। दुकानों को चलाने में ज्यादातर महिलाएं जो है वो अपने पति की सहायता किया करती थी, है ना। कई बार मान लो कि व्यापारी जो है वो लंबी यात्रा पे चला गया या कहीं और चला गया, तो उस कंडीशन में उसकी पत्नी जो है वो उसके कारोबार को संभालती थी। किसी कंडीशन में मान लो उसके पति की देहांत हो चुकी है, तो उस कंडीशन में भी महिलाएं जो है अपने पति के कारोबार को संभालती थी। तो व्यापारिक परिवार में महिलाओं की स्थिति थोड़ी अच्छी थी। ठीक है, और ये बात समझ में? देखो, एक नाम आता है वेनिस निवासी कास्द्रा कासंद्रा फेदले, कासंद्रा फेदले, फेदले। ठीक है, तो ये वेनिस की थी, वेनिस निवासी थी। इन्होंने क्या कहा, महिलाओं की शिक्षा को बड़ा महत्व देती थी, है ना। महिलाओं की शिक्षाओं को महत्व देते हुए कुछ बातें इनके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि फेदले ने लिखा, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है, ना किसी सम्मान का आश्वासन, मतलब कि किसी सम्मान का विश्वास दे, ये भी ऐसा भी कुछ नहीं होता, फिर भी प्रत्येक महिलाओं को सभी प्रकार की शिक्षाओं को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उन्हें ग्रहण करनी चाहिए। मतलब शिक्षा पाने से आपको कोई पैसे नहीं मिल जाएगा, कोई पुरस्कार नहीं मिल जाएगा, कोई
इज्जत नहीं मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको हर प्रकार की शिक्षा को पाने के लिए रेडी रहना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा फैदले ने। ठीक है, फैदले का नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात है भाई। ठीक है जी, फेमस थी ये काफी, है ना। उन्होंने पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए, मतलब उनको पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था, इनवाइट किया गया था कि आइए और लेक्चर दीजिए बच्चों को। ठीक है ना। एक और नाम आ जाता है मंटुआ की मार्चिसा इस्तावेला दी इस्ते। ठीक है जी, नाम बढ़िया है, नाम बढ़िया है, ये नाम अच्छा लगा मेरे को, इस्तावेला दी इस्ते। ठीक है जी। तो इन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। ठीक है, पति की मृत्यु के बाद अपने राज्य को संभाला इन्होंने, है ना। मंटुआ एक छोटे राज्य तथा उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था, है ना। मांडुआ क्या था? मंडुआ एक बहुत ही छोटा सा राज्य था और वो अपनी दरबारी और बौद्धिक प्रतिभा की वजह से काफी ज्यादा फेमस था मंडुआ। ठीक है, मंडुआ जो राज्य है वो, महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। तो ये निष्कर्ष से निकलता है कि भाई महिलाओं को अगर आगे निकालना है तो उनको आर्थिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, संपत्ति और शिक्षा मिलेगी, तभी जाके वो समाज में आगे निकल पाएंगे, बढ़ पाएंगे। ठीक है जी, चलो अगले टॉपिक पे आते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, धर्म सुधार आंदोलन, है ना। मार्टिन लूथर की बात करेंगे। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन का मतलब है कि जब किसी धर्म में कोई कमी आ जाती है, उसको सुधारने के लिए जो आंदोलन चलता है बच्चे, उसको हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। तो सभी धर्म में कुछ ना कुछ कमियां होती है। ईसाई धर्म में आपको पता है बहुत सारी कमियां थी, उनको दूर करने के लिए, है ना, उनको दूर करने के लिए जो आंदोलन चला उसी को हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, परिभाषा क्या लिखा है हमने, कि धर्म सुधार आंदोलन वह आंदोलन था जिसके माध्यम से ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट शाखा का उदय हुआ और इसके जन्मदाता मार्टिन लूथर थे। तो देखो यूरोपीय समाज में ईसाई धर्म में बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए क्या हुआ, मार्टिन लूथर आए, है ना। मार्टिन लूथर जो थे जर्मनी से थे, है ना। मार्टिन लूथर का संबंध कहां से था? जर्मन से था। ये एक भिक्षु थे। ठीक है, क्या थे? भिक्षु समझते हो ना, भिक्षु जो घर बार त्याग देते हैं। तो इन्होंने देखा कि भाई ईसाई लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाते हैं, उनसे तरह तरह के पैसे वसूलते हैं, टैक्स वसूलते हैं, है ना। इन्होंने ईश्वर, ऐसा नहीं बोला कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन पादरियों के बड़े खिलाफ थे, क्योंकि पादरी कहीं ना कहीं ईश्वर के नाम पे लोगों को ठगते थे, है ना। तो चर्च के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया, कि जो कैथोलिक, जो विशाल का चर्च होते थे, कैथोलिक चर्च जिनको हम बोलते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाया। और फिर ईसाई धर्म जो है एक नई शाखा में बढ़ गई। जो मार्टिन लूथर के सपोर्टर थे उनको हमने प्रोटेस्टेंट बोल दिया, प्रोटेस्टेंट, है ना। तो ईसाई भी दो भागों में बटे हैं भाई, ईसाई जो है वो भी दो भागों में बटे हैं। एक है आपका प्रोटेस्टेंट जो कि मार्टिन लूथर को मानने वाले, ये ईसाई धर्म की नई शाखा है। ये क्या है जी? ईसाई धर्म की नई शाखा है। प्रोटेस्टेंट क्या है? ईसाई धर्म की नई शाखा है। और एक है कैथोलिक जो है ईसाई धर्म की पुरानी शाखा है ना। मार्टिन लूथर को फॉलो करने वाले प्रोटेस्टेंट है, और जो चर्च को मानते हैं, चर्च को फॉलो करने वाले, चर्च के सिद्धांत को फॉलो करने वाले क्या कहलाते हैं बच्चे? वो कहलाते हैं आपका कैथोलिक। ठीक है, ओके, सबको आगे आओ। ये जो धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर ने चलाया था, क्यों चलाया था? ऐसे क्या रीजन थे कि धर्म सुधार आंदोलन चलाने की जरूरत पड़ी? पहला कारण था पादरियों द्वारा भोग विलास का जीवन जीना। देखो भाई, पादरी लोगों ने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लोगों को बना बना के बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए। अब भोग विलास का जीवन जीते थे, खुद मौज में खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लोगों को क्या मिल रहा है? लोग गरीबी में जी रहे हैं, तो इससे लोग नाखुश थे। पादरियों के पदों को बेचना भाई, कई बार क्या होता था कि यहाँ तक इस घटिया काम को भी पादरियों ने करना शुरू कर दिया है कि अपने पद को ही बेचना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को जिनको पादरी का जरा भी नॉलेज नहीं है, इस पद का जरा भी नॉलेज नहीं है, ऐसे लोगों को बेचना शुरू कर दिया पैसों के लालच में आके। तो इस वजह से भी लोग नाखुश है भाई इनसे। माफीनामे बेचना, कुछ माफीनामा बेचते थे, जैसे कि एक पाप स्वीकारो दस्तावेज होता था, पाप स्वीकारो दस्तावेज, है ना। पाप स्वीकारो दस्तावेज ऐसे दस्तावेज होते थे जिसको पढ़ के, मतलब पादरियों का दावा था कि अगर आप इन दस्तावेजों को पढ़ लेते हो ना, तो आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे।
है ना, इसलिए हम बोलते हैं माफीनामे बेचना। तो माफीनामे बेचकर भी बहुत पैसे कमाते थे और लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। अत्यधिक कर वसूलना, अब लोगों के ऊपर टैक्स लगाते थे भाई, अलग अलग तरीके के टैक्स लगा रहे लोगों के ऊपर, किसानों की जिंदगी की बैंड बजा दी इन्होंने, है ना, ऐसी की तैसी कर दी इनकी जिंदगी की। तो भाई किसान लोग, आम लोग भी नाखुश थे पादरियों से बहुत ज्यादा। तो इस वजह से भी मार्टिन लूथर को सपोर्टर्स बहुत मिल गए। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? ये आपका धर्म सुधार के बारे में था। उम्मीद करता हूं धर्म सुधार आंदोलन भी आप समझ गए होंगे, कारण समझ गए होंगे। अगला टॉपिक आता है कोपरनिकसीय क्रांति। ठीक है जी, देखो कोपरनिकस क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक हुए मध्य पुनर्जागरण काल में ही, है ना। तो जैसे ईसाइयों ने, मतलब ईसाई धर्म में, और खासकर पादरी जो वर्ग है, पादरियों की धारणा थी, या चर्च कह दो, चर्च की धारणा थी कि पृथ्वी पे पापी बहुत ज्यादा है। कौन है? पापी। पापियों के पाप की वजह से पृथ्वी स्थिर हो गया है, और है ना, और सूरज जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लग रहा है, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लग रहा है। ये धारणा चर्च की थी, लेकिन कोपरनिकस ने इसका विरोध किया, है ना। उन्होंने बोला कि भाई पृथ्वी के साथ साथ सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर, सूर्य जो है पृथ्वी इस सौर मंडल का केंद्र है, और इसके चारों तरफ बाकी सारे ग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात उन्होंने अपने ग्रंथ दी रिवोल्यूशनिवस जो इन्होंने लिखा, दी रिवोल्यूशनिवस, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको सही से दिखाने की कोशिश करूंगा, हाँ, ताकि नाम आप लोगों को दिख जाए, आप लिख सको, दी रिवोल्यूशनिवस। ठीक है, दी रिवोल्यूशनिवस ग्रंथ में ये बात उन्होंने बताया था, लेकिन इसको प्रकाशित करने से डरते थे, क्योंकि उनको पता था कि बहुत सारे लोग इनका विरोध करेंगे, पादरी लोग इनका विरोध करेंगे, मार देंगे इनको, जिंदा जला देंगे, क्योंकि इनसे पहले जो भी ऐसा करे थे, आवाज उठाए थे पादरियों के खिलाफ, उनके साथ यही हुआ था, डरे हुए थे बेचारे, है ना। फिर जब अपनी मृत्यु शैया पर थे, मरने वाले थे, तो अपने इस ग्रंथ को अपने एक शिष्य को सौंप दिया, जोसीम रिटिकस। मैं नाम आपको यहाँ पे लिख देता हूं, उनके शिष्य का नाम क्या था? जोसीम रिटिकस। ठीक है, जोसीम रिटिकस, ये अनुयायी थे, शिष्य थे इनके कोपरनिकस के। उन्होंने अपने इस ग्रंथ को इनको सौंपा, फिर इन्होंने उसको प्रकाशित करवाया था। ठीक है, लेकिन कोपरनिकस के बातों को, कोपरनिकस के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में बहुत सारे विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। उसी की हम बात कर लेते हैं कि कोपरनिकस के विचारों को आगे बढ़ाने में बहुत सारे विद्वानों का योगदान रहा, जैसे कि जोहानेस कैपलर ने अपनी पुस्तक, अपना ग्रंथ लिखा, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। ठीक है, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, इसमें इन्होंने सौर मंडल जो है, ठीक है जी, सौर मंडल के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है भाई, सौर मंडल की व्याख्या बहुत अच्छे से कर दी, है ना। पूरी दुनिया को सौर मंडल में क्या चीजें घटित हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी, पूरा खोल के रख दिया लोगों के सामने। इसके अलावा गैलीलियो गैलीली की बात करें, दूरबीन का आविष्कार कर दिया, है ना, टेलीस्कोप का आविष्कार कर दिया। इससे हम डायरेक्ट देख सकते थे सौर मंडल में क्या घटित हो रही है ना, सौर मंडल में जो घटित हो रही है उसको हम देख सकते थे। दी मोशन, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? दी मोशन। एक और वैज्ञानिक का नाम आता है न्यूटन, आइजैक न्यूटन का नाम आप सभी जानते हैं, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के जो नियम है वो दिए हैं। ठीक है, तो इन विद्वानों का बहुत, इन साइंटिस्ट लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा साइंस के क्षेत्र में, कोपरनिकस के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। बस लास्ट टॉपिक है और उसके बाद चैप्टर खत्म है। ठीक है, देखो 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ? जैसे कि वर्क हार्ड के बारे में हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में वर्क हार्ड के बारे में हमने पढ़ा था, पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग करते हैं। 14वीं शताब्दी का जो काल है उसके लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग करते हैं, वर्क हार्ड। ठीक है, लेकिन बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे दार्शनिक कह दो, उस इनके बातों को सपोर्ट नहीं करते हैं कि 14वीं सदी में ही मतलब पुनर्जागरण हुआ। ऐसा नहीं कह सकते कि इससे पहले पूरा अंधकार युग ही था, अंधकार में डूबा हुआ पूरा यूरोप, और एकदम से 14वीं सदी में चमत्कार हुआ और सब बदल गया। तो इसलिए बहुत मतलब विरोध होता है इनका। ठीक है, मतलब ये अतिशक्तिपूर्ण मानते हैं। ठीक है जी, इंग्लैंड के पीटर वर्क जैसे हाल ही के लेखक ने यह
सुझाव है कि वर्क हार्ड के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इन्होंने चीजों को बताया है। वर्क हार्ड इस काल और इससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ऐसा करने में उन्हें पुनर्जागरण ऐसा ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द में यह अंतर्निहित है कि यूनान और रोम सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वान और कलाकारों में ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दियों के विद्वान यूनान और रोम संस्कृतियों से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। कहने का मतलब यह है कि जो वर्क हार्ड ने बोला कि भाई चर्च का दबाव था, बहुत ज्यादा सब कुछ चर्च के द्वारा निर्णय लिया जाता था, ये सब गलत है। कहने का मतलब इसमें ये लाइन समझाने की यही कोशिश की गई है कि उन्होंने जो भी बातें बताई है वो बढ़ा चढ़ा के बताया है। ठीक है, यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता, कलात्मक सृजनशीलता का काल था और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारात्मक काल था जिसमें किसी प्रकार की विकास नहीं हुई, जरूरत से ज्यादा सरलीकरण है ना। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्वों 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों ने तो ये भी कह दिया है कि भाई इटली में पुनर्जागरण जो हुआ वो 12वीं 13वीं शताब्दी में ही हो गया था। कुछ विद्वानों ने इसका उल्लेख किया है कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार की साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे थे। तो कुछ विद्वानों ने बोल दिया कि भाई लगभग 9वीं और 9वीं और आपका 9वीं शताब्दी में, है ना, 9वीं शताब्दी के आसपास ही ये पुनर्जागरण जैसी स्थिति फ्रांस में भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये पुनर्जागरण के विरुद्ध में कुछ डिबेट जो चलता है उसके बारे में पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा, डाउट है तो कमेंट में आप बता सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी तो वहां पे मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। किसी के मन में कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद बच्चे।